पार्ट 2 के अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, 29 में है आपका फाइंड के सो दैट x इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन kx प्लस 8 इक्वल टू x माइनस 7। इसमें आपको k का वैल्यू डालना है, इट मीन्स निकालना है, डालना नहीं है निकालना है, ठीक है। तो k का वैल्यू निकालने के लिए आपको x के वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग इसमें, तो आपका k का वैल्यू जो है निकल जाएगा। तो इसमें लिखेंगे आपको इस तरीके से, देखिए यहाँ लिखेंगे k x प्लस 8 इक्वल टू x माइनस 7, ठीक है। यहाँ लिखा जाएगा पुट x इक्वल टू 3, ओके। तो यहाँ आपका हो जाएगा k x प्लस 8 इक्वल टू x माइनस 7। आगे आपका हो जाएगा k इंटू 3 प्लस 8 इक्वल टू 3 माइनस 7, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 3k प्लस 8 इक्वल टू माइनस 4। आगे आपका हो जाएगा 3k इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4, ये इधर 8 जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 3k इक्वल टू माइनस 12, तो आपका हो जाएगा माइनस 12 बाई 3, कट गया k इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस आपको x के वैल्यू को पुट कर देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको k का वैल्यू जो है वो निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 30 है, इफ a इक्वल टू ये हो गया, b इक्वल टू ये हो गया, बी टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सच दैट 2a प्लस b इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसमें क्या है ना आपका, यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका वैल्यू होगा उसको पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जो a का आंसर होगा उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग a के वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पे, फिर b के वैल्यू को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। आपका हो जाएगा ऐसे, a इक्वल टू हो गया 2a माइनस 3 और b इक्वल टू हो गया आपको 5 माइनस 3a, ठीक है। यहां पे आपका हो जाएगा नाउ 2a प्लस b इक्वल टू 6, ठीक है। यहां पे आपका होगा 2a का वैल्यू हो गया आपको 2a माइनस 3 प्लस b का वैल्यू हो गया 5 माइनस 3a, ठीक है, इक्वल टू 6। जैसे है वैसे लिखा गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4a माइनस 2 3 जा आपका हो जाएगा 6 प्लस 5 माइनस 3a इक्वल टू 6 हो गया। आगे आपका देखिए वैल्यू क्या होगा, 4a माइनस 3a इक्वल टू 6 प्लस 6 माइनस 5 हो गया, ठीक है। सब चला जाएगा आपको राइट साइड में। अब देखिए 4a माइनस 3a कितना हो गया, a हो गया इक्वल टू कितना हो गया, 6 6 12 में से 5 गया तो 7 हो गया, तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा आंसर 7, ठीक है। बहुत ही आसान था, आपको a का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गया, a और b के वैल्यू को पुट कीजिए, आपका आंसर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 31 में इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको सॉल्व कीजिए, उसके अकॉर्डिंग देखिए आंसर क्या आता है। यहाँ लिखेंगे आप ऐसे, 13 है तो 13z कीजिए, यहाँ पे 13z माइनस 52, यहाँ आपका हो जाएगा माइनस 3z, अब माइनस माइनस प्लस होता है, 9 3 जा 27 हो जाएगा। अब माइनस 5z, अब माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, आपका जाएगा 13z है तो यहां लिखेंगे 13z, ठीक है, माइनस 3z, ठीक है। उसके बाद माइनस 5z इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये 0 के उस साइड हम लेके जाएंगे सब, तो आपका हो जाएगा 52, ये हो गया। उसके बाद माइनस 27, फिर इधर जाएगा तो प्लस 20।
अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आपका हो जाएगा 13 में से 3 हो जाएगा 10 हो गया, 10 में से 5 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 5z इक्वल टू आपका हो गया 52 और 20 72 हो गया। 72 में से आप 27 को माइनस करेंगे तो 12 में से 7 गया 5 और ये हो गया 6 में 2 गया तो 4, 45 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 45, ठीक है। तो z इक्वल टू कितना हो गया 45/5, तो z इक्वल टू हो गया 9 आंसर, ठीक है। बस बन गया। इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 में क्या है आपको 2x प्लस 14/3x प्लस 6 इक्वल टू 4। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ना, इस टाइप से क्वेश्चन रहता है, जो नहीं कि हम जो बता रहे वही क्वेश्चन आएगा, उस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। तो आपको इसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप बाई नीचे 4 के नीचे 1 कर देंगे तो आपको सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। देखिए कैसे लिखाएगा, यहां लिखेंगे आप 2x प्लस 14/3x प्लस 6 इक्वल टू 4/1 कर दीजिए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में आपका 1 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x प्लस 14 इक्वल टू 4 3x प्लस 6, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2x हो गया प्लस 14 हो गया इक्वल टू 4 3 12x हो जाएगा अब प्लस 24 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 12x इक्वल टू 24 माइनस 14, तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस 10x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10/10 हो गया, कैंसिल कैंसिल, तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू -1। बस बन गया। और क्या चाहिए, कितना आसानी से बन जाता है। तो इस तरीके से आपको एकदम 1 बाय 1 सेंटेंस बाय सेंटेंस जो भी स्टेप बाय स्टेप है उसको बनाइएगा, गलत आपका नहीं होगा। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में एग्जाम में आपको रहता है, ठीक है ना। यह आपका लिखा है द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन डिनोमिनेटर। इसमें क्या है ना कि द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जो है वो आपको 6 कम है। याद रखिएगा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपका डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जो है 6 कम है। अगर डिनोमिनेटर को x मानेंगे तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा x माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। वही यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन डिनोमिनेटर इफ 3 is added to numerator the fraction become equal to 2/3 find the original fraction। देखिए अब क्या है, पहले हम लोग इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे लेट द डिनोमिनेटर इक्वल टू x। हमने क्या बोला कि जितना डिनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर कम है, ठीक है। कितना कम है 6 कम है, तो आपका न्यूमरेटर कितना हो जाएगा न्यूमरेटर इक्वल टू हो गया x माइनस 6, ठीक है। डिनोमिनेटर हो गया x तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा x माइनस 6 हो जाएगा। अब क्या लिखा है इफ 3 एडेड टू द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन बिकम इक्वल टू 2/3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर 3 ऐड किया गया न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 6 प्लस 3, ठीक है, बाई x इक्वल टू हो जाएगा 2/3। समझ गए। न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दिया गया तो आपका जो फ्रैक्शन होगा वो 2/3 के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ आपका हो जाएगा x माइनस 3/x इक्वल टू 2/3। इसको सॉल्व करेंगे 3x माइनस 3 इक्वल टू 2x
सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 3x माइनस 9 इक्वल टू 2x, यहाँ आपका हो जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल टू 9। तो उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपको x इक्वल टू 9। यहाँ न्यूमरेटर कितना हो जाएगा आपको देखिए, लिखेंगे न्यूमरेटर इक्वल टू हो जाएगा आपको 9 माइनस 6 इक्वल टू आपका हो गया 3, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा 9। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/9 कैंसिल करके आपका 1/3 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो आपका x का वैल्यू आएगा हम लोग वहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उससे हम लोग बना देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा 1/3 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, अ टेबल कॉस्ट ₹200 मोर देन अ चेयर, द प्राइस ऑफ 2 टेबल एंड 3 चेयर इज 1400, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच। देखिए यहाँ क्या लिखा है, अ टेबल कॉस्ट ₹200 मोर देन अ चेयर। जितना भी चेयर का कॉस्ट है उससे आपका टेबल का कॉस्ट जो है 200 रुपया ज्यादा है। कंडीशन में यही लिखा है कि जितना भी आपका चेयर का कॉस्ट है उससे आपका टेबल का कॉस्ट जो है 200 रुपया ज्यादा है। अगर टेबल और चेयर को जोड़कर 1400 रुपया होता है तो बताना है कि टेबल का कॉस्ट क्या था और चेयर का कॉस्ट क्या था। देखिए कैसे होगा इसमें हम लोग चेयर को x मान लेते हैं, ठीक है, और टेबल को x प्लस 200 मानेंगे। क्यों मानेंगे, देखिए आपका चेयर का कॉस्ट नहीं मालूम है तो लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ चेयर इक्वल टू x। तो कॉस्ट ऑफ टेबल इक्वल टू हो गया x प्लस 200, ठीक है। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां क्या लिखा है, द प्राइस ऑफ 2 टेबल एंड 3 चेयर। तो यहां लिखा जाएगा 2 टेबल का कॉस्ट ये हो गया, एंड 3 चेयर तो ऐसे लिखा जाएगा। 2 टेबल लिखेंगे तो 2x प्लस 200 प्लस 3 चेयर है, ठीक है। तो 3x हो जाएगा इक्वल टू 1400। क्यों हो गया, देखिए कैसे हुआ। यहाँ आपका लिखा हुआ है, देखिए आपका 2 टेबल है तो हमने यहाँ पे टेबल का कॉस्ट जो है x प्लस 200 लिया, और यहाँ आपका हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 200, और चेयर जो है आपका 3 है और चेयर का कॉस्ट हमने x माना था इसलिए x यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यानी 3 इंटू एक्स हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 400 प्लस 3x इक्वल टू आपका हो गया 1400। यहाँ आपका हो जाएगा 5x इक्वल टू 1400 माइनस 400, आपका हो जाएगा 5x इक्वल टू 1000, x इक्वल टू 1000 बाई 5 कैंसिल, x इक्वल टू हो गया आपको 200, ठीक है। तो आपका टेबल का कॉस्ट क्या हो गया और चेयर का कॉस्ट क्या होगा निकालना है, तो लिखेंगे चेयर इक्वल टू हो गया ₹200 और टेबल इक्वल टू हो गया ₹200 प्लस 200 इक्वल टू आपका हो जाएगा ₹400, ठीक है। यहाँ पे 200 में आगे रुपीज डाल दीजिए तो आपका हो जाएगा 400 रुपया। ओके, अकॉर्डिंग टू कंडीशन यही होगा, चेयर का कॉस्ट हो जाएगा 200 रुपया और टेबल का कॉस्ट हो जाएगा आपको 400 रुपया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए चेक कीजिएगा, 4 गुना 8 हो गया उधर और 600 रुपया आपका हो गया चेयर का कॉस्ट, तो 1400 रुपया हो गया। अब देखिए 44 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज बेंट फॉर्म अ सर्कल, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। देखिए एक सर्कल के फॉर्म में वायर है, ठीक है, उसका आपको लेंथ दिया हुआ है जिसका लंबाई आपको 44 सेंटीमीटर है, तो बताना है सर्कल का डायमीटर क्या होगा। तो जब कोई भी वायर को मान लीजिए ऐसे है उसको सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे
तो वो आपको सरकमफेरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिखा जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या होगा, आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ लिखा जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू हो गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ आपका जाएगा 44 r/7 इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 r इक्वल टू 44 इंटू 7, 44 सेंटीमीटर इंटू 7। ठीक है, तो r इक्वल टू क्या हो गया, r इक्वल टू हो गया 44 सेंटीमीटर इंटू 7/44। ये कैंसिल हो गया, तो r इक्वल टू आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या आपको, डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर लिख दीजिए। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। रेडियस निकल गया तो डायमीटर आपको निकल जाएगा। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ रॉम्बस व्हिच वन साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 0.8 dm। देखिए इसे बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, तो आपका यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 dm दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 dm में आपको 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर 8 dm है, इसका मतलब हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो करेंगे कैसे इसको, देखिए लिखेंगे आपका साइड इक्वल टू साइड ऑफ रोम्बस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ रोम्बस इक्वल टू हो गया 0.8 dm इक्वल टू आपका हो गया 0.8 इंटू 10 इक्वल टू आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या निकालना आपको, एरिया निकालना है। लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट, ये कर दीजिए, मतलब बेस मतलब साइड हो गया, तो साइड आपका हो गया 8 सेंटीमीटर इंटू आपका हाइट हो गया 8 सेंटीमीटर। तो 8 कितना हो गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, बस आपको देखना है कि जो वहां लिखा है सेंटीमीटर मीटर, उसको एक जैसा फॉर्म में चाहिए, मीटर या सेंटीमीटर में, या डीएम होगा तो डीएम में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, और रेक्टेंगुलर फील्ड है 80 मीटर लेंथ एंड 48 मीटर ब्रेथ। देखिए एक फील्ड है, इस तरीके से एक फील्ड है, ऐसा फील्ड मैंने बना दिया, और इसका लेंथ आपको दिया हुआ है 80 मीटर। ठीक है, और ब्रेथ आपका है 48 मीटर। आगे बढ़ते हैं, इतना तो आपको मालूम हो गया। 3 रोड्स ईच ऑफ विथ 2 मीटर पासिंग थ्रू द फील्ड। इसमें 3 रोड है। ठीक है, इस फील्ड में आपका 3 रोड है। रोड का कंडीशन क्या है, सच दैट 2 रोड्स आर पैरेलल टू ब्रेथ। 2 रोड्स आपका ब्रेथ के पैरेलल, यानी मान लीजिए एक रोड यहाँ पे है, एक ऐसे, ठीक है, और एक रोड आपका यहाँ पे, इसे मान लीजिए। ठीक है, ये रोड हो गया, और इसकी चौड़ाई जो है आपका कितना सेंटीमीटर है या कितना मीटर है, आपको 2 मीटर है, 2 मीटर दिया। ठीक है, यहाँ 2 मीटर हो गया। अभी सब जगह से आपको बीच में जो इसका डिस्टेंस है आपको 2 मीटर है। ओके, अब क्या लिखा है, एंड थर्ड रोड पैरेलल टू लेंथ, और तीसरा रोड जो है ऐसे,
इसके पैरेलल में है, ठीक है, ये आपको लेंथ के पैरेलल में है और इसका भी आपको चौड़ाई जो है ये आपको 2 मीटर दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, ये भी 2 मीटर, सब 2 मीटर है, यानी ये आपको 2 मीटर यहां से यहां हो गया, ठीक है, चौड़ाई हो गया। फाइंड द एरिया कवर्ड बाय 3 रोड, तो तीनों रोड का एरिया निकालना है, आपको याद रखना है सिर्फ रोड का एरिया निकालना है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपका एक रोड ये हो गया और एक रोड ये हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इस रोड में आपका 2 रेक्टेंगल हो गया, एक रेक्टेंगल यहाँ पे हो गया और एक रेक्टेंगल आपको यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इसका हम नाम दे देते हैं, नाम क्या हो जाएगा, आप यहाँ नाम दे दीजिए ए बी सी डी, यहां लिखिए ई एफ जी एच, ये हो गया 2 रोड का अलग नाम। अब एक रोड ऐसे है, इसका नाम दे दीजिए आई जे के और एम, ये हमने 3 रोड का नामकरण कर दिया, ठीक है। अब आते हैं एक रोड में, यानी इन रेक्टेंगल एबीसीडी, ठीक है, यहां लिखेंगे इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है। इसका लेंथ क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल देखेंगे उसका लेंथ क्या हो जाएगा, आपको 48 मीटर हो जाएगा, लिखेंगे लेंथ कितना हो गया आपको 48 मीटर, ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ आपका हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो गया 48 मीटर इंटू 2 मीटर इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया इसका एरिया। अब इसका लेंथ और इसका लेंथ भी आपका सेम होगा, ठीक है, तो जितना एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी होगा उतना एरिया ऑफ रेक्टेंगल ईएफजीएच होगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे आप ऐसे, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ रोड कर देते हैं, रोड ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ रोड ई एफ जी एच, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रोड ई एफ जी एच इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, एच आई जे के एल, ठीक है। तो यहां लिखते हैं इन रेक्टेंगल आई जे के एल, लेंथ क्या हो जाएगा इसका, लेंथ इक्वल टू आपका हो गया 80 मीटर माइनस 2 मीटर प्लस 2 मीटर, ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू आपका हो गया, यहां पे 80 कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा 80 माइनस 4 आपको हो गया 76 मीटर, ठीक है। कैसे हो गया, देखिए 2 मीटर, मैंने 2 मीटर क्यों किया, क्योंकि अगर आपका रास्ता यहां से यहां बना हुआ है तो इसमें 2 रास्ता क्रॉस कर गया है, तो इसका 2 मीटर इसका 2 मीटर माइनस कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी इसका हम एरिया निकाल चुके हैं, तो आपका इसका 2 मीटर माइनस हो जाएगा और इसका भी 2 मीटर माइनस हो जाएगा, तो हमने 4 मीटर माइनस कर दिया। अब ब्रेथ क्या हो जाएगा, आपको ब्रेथ आपका सेम रह जाएगा 2 मीटर, ब्रेथ आपका हो गया 2 मीटर हो गया, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो गया 76 मीटर इंटू 2 मीटर इक्वल टू आपका हो गया 6 2 12 एंड 7 2 14 152 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका एरिया हो गया। अब क्या निकालना है, टोटल एरिया लिखेंगे, टोटल एरिया
एरिया कवर्ड बाय 3 रोड्स, 3 रोड्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर प्लस 96 मीटर स्क्वायर प्लस 152 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करते तीनों को तो आपका हो जाएगा 6 6 12 2 14 हो गया, उसके 9 9 18 5 23 1 24 और 2 1 3 आपका हो जाएगा 344 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है, इन द फिगर 11.23, ये फिगर जो आपका दिया हुआ है उसमें आपका लिखा है पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू जो एस आर के पैरेलल है एंड एस पी परपेंडिकुलर पी क्यू, एस पी जो है आपको पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, जिसमें आपका पी क्यू जो है 6 सेंटीमीटर है, एस आर जो है 36 सेंटीमीटर है यहाँ लिखा है, और क्यू आर जो है आपको 25 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल है इसका आपको एरिया निकालना है। तो आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको हाइट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हाइट को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से हम लोग हाइट को लेंगे। जब हाइट को लिया जाएगा तो आपका देखेंगे कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और यहाँ पे आपको क्या बन गया, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बनेगा। एक आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल, यहाँ देखते क्या बनता है, आई थिंक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका पी क्यू आर एस है, एस के बाद हम लोग यहाँ टी लिख देते हैं, ठीक है, टी आपका हो गया एक लाइन पॉइंट, ओके। आपका जब एस आर जो है 36 है तो आपका पी और टी भी 36 होगा, ठीक है। टी क्यू निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, इन रेक्टेंगल पी टी आर एस, ठीक है, जिसमें आपका एस आर इक्वल टू पी टी इक्वल टू 36 सेंटीमीटर होगा। जितना ये होगा उतना ही आपका ये होगा। निकालना क्या आपको, टी क्यू निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, तो टी क्यू क्या हो जाएगा, टी क्यू इक्वल टू हो गया आपको 60 सेंटीमीटर और माइनस 36 सेंटीमीटर, माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 में 6 गया 4, अब 5 में 3 गया 2, 24 सेंटीमीटर हो गया, यानी ये आपका 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। देखिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 25 ये हो गया, 24 ये हो गया, और आपको ये फाइंड आउट करना, हाइट फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो होता है पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो हमें पी स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे लिखाएगा इन ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक है। टी क्यू कितना हो गया, टी क्यू हो गया आपको 24 सेंटीमीटर, ओके, और आपका आर क्यू कितना हो गया, आर क्यू हो गया आपको 25 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, आर टी निकालना है, आर टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आगे फाइंड आउट करते हैं, यहीं पे हम लोग इसको चेक करेंगे कि आपका ये जो साइड आया है उस साइड के अकॉर्डिंग ये जो ट्रायंगल है वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे ऐसे, इन पाइथागोरस थ्योरम आपका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एच स्क्वायर जो है ये दोनों के इक्वल में आ जाएगा
तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो हम लोग इसको हाइपोटेनस मान लेते हैं 26 को, तो आपका हो जाएगा 26 का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। कितना हो गया 676 इक्वल टू 576 प्लस 100। आपका हो जाएगा यहाँ पे 676 इक्वल टू 676। देखिए हो गया। तो इसका मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, हाइट हम लोग मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर को और बेस मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर को। एरिया निकालना है आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू 24 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। यहाँ कैंसिल करेंगे, कट गया आपको 12 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। इसमें आपको मीन मीडियन मोड तीनों निकालना इसी एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है आप लोग को पता ही होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। मीडियन में क्या होता है, हम लोग इसमें काउंट करते हैं कि आपका जो नंबर है वो इवन में है या ऑड में है। अगर इवन में होगा तो हम लोग दो ऑब्जर्वेशन को लेके ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, और ऑड में होगा तो जो बीच का नंबर होगा वो हम आपका मीडियन हो जाता है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब सम इसका करेंगे तो आपका हो जाएगा 35 प्लस 32 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 35 प्लस 32 प्लस 34। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आपका कितना नंबर है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, इसको ऐड करते हैं तो 4 और 2 6 5 11 12 13 5 18 19 20 एंड 5 25। 5 का कैरी 2 हो गया, 3 1 2 3। ठीक है, 3 9 9 और 4 13 और 3 16 और 3 19 और 3 आपका हो गया 22 और 2 आपका हो गया 24। 245/7 हो गया। इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21 और 7 5 या 35। ठीक है, यानी 35 इसका मीन आ जाएगा। ओके, आपका मीन क्या आएगा 35 आ जाएगा। अब आपको मीडियन निकालना है। ठीक है, मीडियन कैसे होगा देखिए। मीडियन इक्वल टू आपका हो जाएगा, सबसे पहले उसको, ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड में मीडियन। मीडियन निकालना है तो मीडियन में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग डेटा को अरेंज करेंगे। तो आपका लिखा जाएगा यहाँ पे अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपको देखिए, सबसे छोटा आपका 32 है, यहाँ लिखे जाएंगे 32 32 2 बार 32 है। उसके बाद 3 टाइम्स 34 है। उसके बाद 35 3 टाइम्स है 35 35 और 35। ठीक है,
उसके बाद 42 है आपका, कॉमा 42, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हम मीडियन निकालेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा मीडियन, मीडियन इक्वल टू आपका हो जाएगा मीडियन इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए 1 2 3 1 2 3 है ना। तो आपको क्या करना है कि बीच का जो नंबर होगा उसको ले लेंगे, ठीक है। तो मीडियन इक्वल टू आपका हो गया 35, ओके। तो आपका होता क्या है ना कि जो बीच का नंबर होगा दोनों तरफ से वो उसका मीडियन कहलाएगा। 1 2 3, जैसे कि 1 2 3 बीच में क्या 35 हो गया, तो मीडियन भी 35 होगा, ठीक है। मॉड क्या होगा, यहां लिखेंगे मॉड। मॉड में क्या होता है ना कि आपका देखा था कि मैक्सिमम रिपीटेशन किसका है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे आपका मॉड में हो गया मैक्सिमम, द मैक्सिमम नंबर ऑफ repeated digit इक्वल टू 35, ठीक है। तो मॉड इक्वल टू आपका हो गया 35 आंसर, ठीक है। यानी तीनों का आपको 35 ही आंसर होगा, मीडियन भी 35 होगा, मॉड भी 35 होगा, इवन मीन भी 35 ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन 41 है, the mean of 40 observation was 160 and it was detected on rechecking that the value of 165 was wrongly copied as 125 for computation of mean, find the correct mean। देखिए इसमें लिखा क्या है, आपका 40 ऑब्जर्वेशन का मीन 160 है, ठीक है। और एक चीज देखा गया इसमें कि जहां 165 था उसको गलती से 125 कर दिया गया, गलती से, ठीक है। तो आपको सही मीन निकालना है, यानी जहां 125 है वहां फिर से 165 करना है और उसके बाद बताना है कि सही मीन क्या होगा। तो देखिए होगा कैसे, इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप टोटल सम निकालिए। तो यहां लिखा जाएगा आपको मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन, ऐसे लिखेंगे द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 160, ठीक है। तो सम क्या होगा, यहां लिखेंगे सम ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू आपका हो गया 40 इंटू 160, ये हो गया 6400, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, अब लिखा गया है कि जहां पे आपका 165 होना चाहिए था वहां 125 है, ठीक है। तो आपको लिखा जाएगा डिफरेंस ऑफ नंबर इक्वल टू हो गया 165 माइनस 125 इक्वल टू 40 हो जाएगा। कैसे 40 हो गया, देखिए कैसे, यहाँ डिफरेंस क्यों निकाला गया नंबर का, बात समझिए पहले। क्योंकि 165 आपका सही नंबर है, ठीक है, लेकिन हमने क्या लिख दिया 125 गलती से लिख दिया, तो आपको 40 नंबर जो है कम जुड़ा इसमें, ये टोटल में। तो आपका 40 नंबर का डिफरेंस आ गया, क्योंकि 165 होना चाहिए था लेकिन लिखाया कितना 125 था, कितना कम लिखाया, 40 नंबर कम लिखाया, इसलिए हमने यहाँ पे 40 नंबर का डिफरेंस निकाल दिया। अब लिखेंगे न्यू सम ऑफ, यहां लिखा जाएगा न्यू सम ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू हो गया 6400 प्लस 40 इक्वल टू 6440,
ठीक है, ये हो गया। अब क्या निकालना है, करेक्ट मीन। तो यहाँ आपका हो जाएगा न्यू मीन इक्वल टू 6440/40। इसको डिवाइड हम लोग करेंगे तो आपका हो जाएगा, ये जीरो जो कैंसिल, ये हो गया 161 इसका नया मीन हो जाएगा। ओके, 161 इसका न्यू मीन आ जाएगा। तो अब कैसे मालूम चला, देखिए करना क्या है, पहले आपको सबका सम निकाले। सम कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो सम निकल जाएगा। आपका 40 नंबर इसमें कम जुड़ा है क्योंकि आपको गलती से 165 की जगह पर 125 पर लिया गया था, तो आपको 40 नंबर कम जुड़ा। इस 40 नंबर को हम लोग टोटल में जोड़ देंगे तो आपको ये न्यू सम हो जाएगा। और सम के बाद आपका 40 से फिर डिवाइड कर देंगे तो आपका 161 जो है इसका आपका नया मीन आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 42 है। द मीन ऑफ 10 नंबर इज 20 इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर व्हाट विल बी द न्यू मीन। देखिए आपको 10 नंबर का मीन कितना है, 20 दिया हुआ है। अगर हर एक नंबर में से 5-5 माइनस कर देंगे तो बताना है कि नया मीन क्या होगा। देखिए बहुत आसान है, इसमें लिखेंगे द मीन ऑफ, ऐसे द मीन ऑफ 10 नंबर्स इक्वल टू 20। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू हो गया 20 इंटू 10 इक्वल टू 200। ठीक है, अब क्या लिखा है, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर, तो 10 गो नंबर है, हर एक से 5-5 माइनस करेंगे तो 50 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर इक्वल टू हो गया 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू सम क्या हो जाएगा, न्यू सम इक्वल टू आपका हो गया 200 माइनस 50 इक्वल टू आपका हो गया 150। तो न्यू मीन क्या हो जाएगा, न्यू मीन इक्वल टू हो गया 150 बाई कितना हो गया आपको 10 हो गया, इक्वल टू इसको कैंसिल किए तो आपका 15 इसका आंसर हो जाएगा। यानी नया मीन कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्योंकि हर एक से 50 माइनस हो गया है तो आपको नया सम कितना हो गया 150 हो गया। तो 150 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करें तो 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 43 है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये जो आपको नंबर दिया हुआ है इसका मीडियन आपको निकालना है। तो मीडियन निकालने का तरीका आपको मालूम होगा, आप पहले काउंट कीजिए कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग में। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सबसे छोटा आपको 33 है। ठीक है, उसके बाद 33 के बाद आपका है 35, 35 के बाद आपका हो गया 41, के बाद 46 हो जाएगा, 41 46 के बाद 55 हो गया, फिर 58 हो गया, 55 58, उसके बाद आपका हो गया 64, उसके बाद आपका हो गया 64,
64 के बाद आपका होगा 77, 77 के बाद आपका हो गया 87, 87 के बाद आपका हो गया 90 और 90 के बाद आपका हो गया 92। देखिए कितना काउंट करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। ठीक है, 11 यहाँ भी आ गया। अब आपका मीन निकालना है तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 6। ठीक है, 7। देखिए यहाँ पे 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5। देखिए आपका 5 और 5 का डिफरेंस देख चलते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आ रहा है इधर। अब देखिए 1 2 3 4 5, इधर 5 आ रहा है, तो मीडियन कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे मीडियन इक्वल टू हो गया 58। ठीक है, अब क्या लिखा है? इफ 92 इज रिप्लेस्ड बाय 99 एंड 41 बाय 43 इन द एबव डेटा फाइंड न्यू मीडियन। अगर देखिए क्या लिखा है, अगर 92 जो है रिप्लेस किया गया 99 से, तो यहाँ पे आपको 92 है, यहाँ पे मान लीजिए हम 99 करते हैं, ये 99 कर दिए। ठीक है, और जहाँ 41 है वहाँ 43 लिखते हैं, यहाँ मान लीजिए 43 हम कर दिए, मान लीजिए। ठीक है, तो नया मीन क्या होगा? नया मीन भी आपका सेम होगा, नया मीडियन भी आपका सेम होगा। ठीक है, तो न्यू मीडियन भी आपका सेम ही रह जाएगा, न्यू मीडियन भी आपका 58 ही रह जाएगा। दोनों का आंसर सेम ही हो जाएगा, क्योंकि आपको डेटा में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। यहाँ वाला तो इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ वाला तो इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है, आपका डेटा बीच का वही रह जा रहा है। अगर 58 चेंज होता तब आपका मीडियन चेंज होता। अगर 58 के चेंज जगह पे कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए न्यू मीडियन भी आपका 58 ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है 44। यहाँ लिखा है द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट इज 14 ईयर्स। अगर 35 स्टूडेंट का एवरेज ईयर देखा जाए तो 14 साल है। ठीक है, इफ द टीचर एज इंक्लूडेड, अगर टीचर का एज उसमें जोड़ दिया जाता है, द एवरेज एज इंक्रीज बाय 1 ईयर, और एवरेज ये एज जो है वो 1 साल बढ़ जाता है। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ टीचर। देखिए बात समझिए, अभी एवरेज एज जो है कितना साल है? 15 साल है, 14 साल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिसमें 35 स्टूडेंट्स हैं, 35 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग एवरेज एज कितना है? 14 साल है। ठीक है, उसमें मान लीजिए टीचर का एज जुड़ जाता है, अगर कोई एक टीचर उनका एज जोड़ दिया जाता है, तो एवरेज एज जो है वो 1 साल क्या होता है? बढ़ जाता है, मतलब 14 से 15 साल हो जाता है एवरेज एज। तो बताना है कि टीचर का एज क्या है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपका बन जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ सबसे पहले हम सम निकालेंगे, पहले एवरेज दिया हुआ है ही, हम लोग इससे सम निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स, ऐसे लिखा जाएगा द एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स इक्वल टू 14 ईयर्स। ठीक है, द सम ऑफ ऑल एजेज इक्वल टू हो गया 35 इंटू 14 इक्वल टू, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 और 2 14। ठीक है, 5 3 0 9 4 490 ईयर हो जाएगा, 490 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 490 हो जाएगा। 490 ईयर लिखिए या कुछ भी लिखिए। अब क्या हो गया, यहां लिखा इफ टीचर्स एज इंक्लूडेड, इफ टीचर एज इज इंक्लूडेड तो आपका हो जाएगा सम ऑफ एवरेज एज ऑफ
एवरेज एज of 35 students and one teacher equal to 15 years। ठीक है, 15 साल हो जाएगा, यहाँ ये लिखेंगे। ठीक है, 35 स्टूडेंट और एक टीचर का, तो आपका आगे हो जाएगा सम ऑफ ऑल एजेज इक्वल टू हो गया 36 इंटू 15। ठीक है, 36 क्यों हो गया? क्योंकि आपको 35 स्टूडेंट था और एक टीचर हो गया तो 36 हो जाएगा, और यहाँ आपका 15 साल एज हो जा रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आपका हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 540 ईयर्स, ये कर देंगे। ठीक है, अब आपका लिखा जाएगा द एज ऑफ टीचर इक्वल टू 540 ईयर्स माइनस 490 ईयर्स इक्वल टू आपका हो गया, आपका हो जाएगा इधर 50 ईयर्स। टीचर जो है वो 50 साल के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और याद रखना है कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको ब्रेन टीचर से ही आता है, तो ब्रेन टीचर को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन 45 है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 60 इफ द हाईएस्ट मार्क्स इज एक्सक्लूडेड द एवरेज इज 59 फाइंड द हाईएस्ट मार्क्स। देखिए इसमें क्या लिखा है, आपको अगर 10 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स देखा जा रहा है तो 60 है। ठीक है, उसमें से अगर हाईएस्ट मार्क्स निकाल लिया जाता है तो आपका एवरेज जो है वो 59 हो जाता है। ठीक है, तो बताना है कि हाईएस्ट मार्क्स क्या था। देखिए मीन मीडियन मोड है या फिर ये सब जो तरीका है बनाने का, इसका बहुत सारा आपका फॉर्म हो सकता है, या क्वेश्चन जो है इसका बहुत सारा पैटर्न होता है आपको बुक बनाने का। ठीक है, हो सकता है कि जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं या जो तरीका हम बता रहे हैं वो आपके बुक से मैच नहीं करेगा, बट होता क्या है कि एक मैच बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, जो आपको तरीका सही लगे, जो सही ढंग का हो उससे आप बनाइए। ठीक है, तो इसमें आपको लिखा है कि आपका 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स का एवरेज है 60, अगर उसमें से हाईएस्ट मार्क्स को निकाल लिया जाता है तो आपका उसका एवरेज जो होता है वो 59 होता है। ठीक है, तो बताना है कि हाईएस्ट मार्क्स क्या था, यहाँ लिखेंगे ऐसे, आपका हो जाएगा द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इक्वल टू 60। ठीक है, सम ऑफ टोटल मार्क्स निकाल लीजिए, सम ऑफ टोटल मार्क्स इक्वल टू हो गया 10 इंटू 60 इक्वल टू आपका हो गया 600, यानी 600 मार्क्स हो गया सम इसका। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, इफ द हाईएस्ट मार्क्स इज एक्सक्लूडेड, अगर हाईएस्ट मार्क्स को हटा लेते हैं तो आपका एवरेज जो 59 होता है। ठीक है, तो आपका एक नंबर हट गया, एक नंबर हट गया मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ पे 9 स्टूडेंट का मार्क्स हो जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा इफ हाईएस्ट मार्क्स करते हैं, हाईएस्ट मार्क इज एक्सक्लूडेड क्या होगा आपका, द एवरेज ऑफ, ऐसे लिखाएगा द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स
इक्वल टू हो गया आपको 59। 9 क्यों हो गया? क्योंकि आपका पहले 10 था, अब 9 स्टूडेंट का निकल रहा है, क्योंकि एक आपको मार्क्स हट गया था। तो लिखेंगे सम ऑफ टोटल मार्क्स इक्वल टू हो गया 9 इंटू 59। 9 9 जा 81, आपका कैरी 8 हो गया, 8 5 और आपको 9 9 5 जा 45 और 8 आपका हो गया 8 आपका हो जाएगा 53। ठीक है, ये हो गया। अब हाईएस्ट मार्क्स निकालना है आपको, तो यहां लिखेंगे नाउ हाईएस्ट मार्क्स इक्वल टू हाईएस्ट मार्क्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 600 माइनस 531 इक्वल टू आपका हो गया 10 में से 1 गया 9, 9 में से आपको 3 गया 6, यानी 69 मार्क हो जाएगा। ठीक है, 69 मार्क्स। ओके, तो आपको बस ऐसे बना देना है। देखिए एकदम सिंपल तरीका से बन गया। आपको जो हाईएस्ट मार्क्स को निकाला गया था वो आपको 69 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको मीन मीडियन और मॉड निकालना है। ठीक है, तो आपको देखिए सभी को एक जैसा फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको लिखा है 3.2, यहाँ 450% है, 0.25 है, 3 है, 1/5 है, 1.54 है। इसको आप लोग पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 75/100। ठीक है, ये हो गया 3.2, ये 450/100 हो गया, ये हो गया 0.25, ये हो गया आपको 5 से 15 16/5 और ये हो गया आपको 1.54, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए। 75/100 है तो ये आपका हो जाएगा 0.75, ये आपका हो गया 3.2, ये कितना हो जाएगा 10 कैंसिल हो गया, आपका हो गया 4.5, ये आपका 0.25 है ही। इसको कन्वर्ट करेंगे आप पॉइंट में तो आपका हो जाएगा 16 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से 15, 1.0, 5 3.2 हो जाएगा। ये लिखेंगे आपका 3.2 और ये 1.54, ये अरेंज हो गया। ठीक है, सब पॉइंट में आपका कन्वर्ट हो गया। अब इसका मीन निकालना है। मीन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ लिखेंगे मीन इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कितना हो गया आपको, यहाँ ऐड करेंगे 0.75 प्लस 3.2 प्लस 4.5 प्लस 0.25 प्लस 3.2 प्लस 1.54 बाई आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, तो मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको सबको ऐड कर देंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा 13.44 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू हो गया 2.24, ये इसका मीन हो जाएगा। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो आपका मीन जो है 2.24 आ जाएगा। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इसको आप अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपका डेटा अरेंज करेंगे, यहाँ पे सबसे छोटा आपका हो गया 0.25। ठीक है, यहाँ लिखेंगे
0.25, उसके बाद इससे बड़ा हो गया आपको 0.75, 0.75, उसके बाद आपका हो जाएगा 1.54, 1.54, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया 3.2 और 3.2, 3.2 और 3.2, उसके बाद आपका हो जाएगा 4.5, 4.5 हो गया, ठीक है। मीडियन के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले डेटा को अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम लोग मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू आपका हो गया, यहाँ देखिए इसमें आपका 6 डिजिट है तो बीच का 2 ऑब्जर्वेशन लेंगे हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो आपका हो जाएगा ये दोनों ऑब्जर्वेशन को हम लोग लेंगे, ठीक है। यहाँ आपका हो जाएगा 1.54 प्लस 3.2/2 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐड करके डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, उसके बाद आपका हो जाएगा 5 to 7, उसके बाद आपका हो गया 0.314, 4/2 हो गया। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 474 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, कैंसिल 7, 3 2 जा 6, 1 4 7, 237 हो जाएगा आपको, 2.37 इसका मीडियन हो जाएगा, ठीक है। अब मॉड क्या होगा, आपको मॉड जो होगा वो क्या होगा, मॉड इक्वल टू आपका हो गया 3.2। 3.2 क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड में आपको जो है सबसे ज्यादा जो डिजिट रिपीट करता है वही आपका मॉड कहलाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर ये निकल जाएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन मैंने बताया है वो जनरली आपका ब्रेन टीजर, हॉट्स या फिर आपका जो एनरिचमेंट क्वेश्चन उसी से है, ठीक है। तो आपको एग्जाम जब भी कोई भी होता है तो आपको हॉट्स, एनरिचमेंट या फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे पढ़िए। और एग्जाम के लिए आप लोग अपने बुक का फॉर्मूला जरूर पढ़ लीजिए। फॉर्मूला इन सेंस ये हो गया कि आपका जो चैप्टर 11 में फॉर्मूला यूज होगा, आपको चैप्टर 5 में जो फॉर्मूला यूज होगा वो सबको जरूर पढ़िए, ठीक है। उसको पढ़िएगा तो आपका प्रिपरेशन जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। और इसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको डिस्कस किए हैं। बहुत सारा क्वेश्चन को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए सारा क्वेश्चन बनाना शुरू कर दे सारे ब्रेन टीचर को, तो आपको एक वीडियो जो है 5 घंटे 6 घंटे का हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बताया गया, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो टॉपिक है उसी से मिलता जुलता आपको क्वेश्चन आएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो मैंने बताया वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। उस टाइप से क्वेश्चन रह सकता है या उस टाइप से क्वेश्चन आएगा जो आपको समझने में, बनाने में आसानी होगी। तो आपको बस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना है। चैप्टर 11 जो टॉपिक है उसको पढ़िए, क्योंकि चैप्टर 11 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 5 आपका इंपॉर्टेंट है, चैप्टर आपका ये 12 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उस सबका जो टॉपिक है उसको पढ़िए और समझिए, तो आपका एग्जाम जो है अच्छा जाएगा, ठीक है। ये सब का ब्रेन टीजर थोड़ा सा समझने लायक है, और समझिए, उसको बनाइए और अपने एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए, ठीक है।